दोपहर में जब कैथरीन अपनी कक्षा में लौटी, कक्षा तुरंत शांत हो गई। इतना सन्नाटा तो तब भी नहीं होता था जब क्लास टीचर आते थे। सभी की नज़रें कैथरीन पर टिक गईं। कुछ हैरान थे, कुछ तिरस्कार से देख रहे थे और कुछ उसकी खूबसूरती पर फिर से मोहित हो गए। सबकी निगाहों के केंद्र में होने के बावजूद कैथरीन ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, उसके आसपास फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। यह अभी भी यहाँ कैसे है? सुना था ब्रायन ने इसे सबक सिखाया था। मैंने तो सुना है कि ब्रायन से टकराने वाली कोई लड़की अगले दिन तक जिंदा नहीं रहती। अभी तो सिर्फ एक सुबह ही हुई है। क्या ब्रायन के लिए इतना समय काफी नहीं था इसे गायब करने के लिए? कौन जाने, शायद इसके पास भी कोई चाल हो। सुना है इसके ऊपर कोई श्राप है और यह मनहूस है। इसे तो अपने घर वालों ने भी बचपन में छोड़ दिया था। चुप रहो, कैथरीन तक ये बात मत पहुंचने देना। सुना है वह काफी सख्त है और गांव में पली बड़ी है, इसलिए लड़ाई झगड़े में भी माहिर है। बिना स्कूल गए सीधे क्लास 8 में आ गई है। क्या तुम इसे नाराज करने का रिस्क ले सकते हो? ये सुनकर वे लड़कियां तुरंत धीमी आवाज में बात करने लगीं। लेकिन कैथरीन के गांव से आने और कभी स्कूल न पढ़ने की बात पहले ही क्लास में फैल चुकी थी। तभी लियाना कक्षा में दाखिल हुई। सीट पर बिल्कुल सही सलामत बैठी कैथरीन को देखकर वह चौंक गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये यहाँ कैसे? क्या ये उससे पहले कि लियाना समझ पाती, कैथरीन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी और चुभने वाली थीं। लियाना उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न जुटा सकी और अनजाने में सिर झुका लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीट पर बैठते ही उसने तुरंत मोबाइल निकाला और गैंग को मैसेज किया। वह जानना चाहती थी कि कैथरीन अब भी जिंदा और सुरक्षित कैसे है। क्या उसने गैंग को कैथरीन को डराकर स्कूल छोड़ने पर मजबूर करने के लिए नहीं भेजा था? आखिर चल क्या रहा था? लेकिन उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। कैथरीन की नज़र हल्के से लियाना पर पड़ी। उसने उसकी हर बदलती हुई प्रतिक्रिया देख ली थी, पहले का सदमा, फिर बेबसी। कैथरीन को ये काफी दिलचस्प लगा। उसने तो कुछ किया भी नहीं और लियाना पहले से ही डरी जा रही थी। वह सचमुच कागज का शेर थी। घंटी बजी और ब्रायन, डेविड व बाकी दोस्तों के साथ कक्षा में दाखिल हुआ। क्लास 8 के लिए यह आम बात थी कि ब्रायन हमेशा आखिरी मिनट पर ही क्लास में आता था। अगर वह समय से पहले आ जाता तो यह अजीब लगता। लॉयल्टी एकेडमी में ब्रायन जहां भी जाता, सबकी नज़रें उसी पर टिक जातीं। अब सबकी निगाहें ब्रायन पर थीं क्योंकि सबको पता था कि उसे लड़कियों का साथ पसंद नहीं, खासकर उन लड़कियों का जो उससे नज़दीक होना चाहती थीं। सबको लगता था कि कैथरीन ने कोई चाल चली है जिससे उसे ब्रायन के बगल में बैठने की जगह मिली। लेकिन ब्रायन जरूर ऐसी लड़की की खैर नहीं करेगा, इसलिए सबको इंतजार था कि ब्रायन अब कैथरीन के साथ क्या करेगा। लियाना को भी ब्रायन के गुस्सैल स्वभाव की जानकारी थी। वह भी उत्सुक थी ये देखने के लिए कि ब्रायन आखिर कैथरीन के साथ क्या करेगा। जैसा सबको उम्मीद थी, ब्रायन सीधे कैथरीन की तरफ बढ़ा। उसके दोस्त, जिनमें डेविड भी था, अपनी सीटों पर लौटे नहीं, बल्कि ब्रायन के साथ साथ क्लास की पिछली कतार तक आ गए। उसकी एंट्री ही अलग धमक वाली थी। कुछ छात्र तो किताब से अपना चेहरा ढकने लगे, उन्हें डर था कि कहीं होने वाली लड़ाई में वे न फंस जाएं। सबकी नज़रें ब्रायन पर थीं, लेकिन साथ ही कैथरीन की प्रतिक्रिया पर भी। लेकिन सबने देखा कि कैथरीन का चेहरा शुरू से ही ठंडा और उदासीन था, जैसे आसपास हो रही घटनाओं का उससे कोई लेना देना ही न हो। कुछ तो सोचने लगे कि कैथरीन मूर्ख है, वरना मुसीबत आने से पहले ही भाग जाती। एक लड़का धीरे से बोला, ये सच में बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस की बेवकूफ़ है। इतनी बड़ी मुसीबत देखकर भी भागती नहीं। ये सुनकर लियाना मुस्कुरा दी। वह तो ब्रायन से कैथरीन को सबक सिखाते देखने का इंतजार कर रही थी। ब्रायन कैथरीन के पास आकर ठहर गया। उसने बस एक नज़र उस पर डाली और तभी उसका खून मानो खौलने लगा। ऐसा लग रहा था कि शरीर से कुछ फटकर बाहर निकल जाएगा।
उसकी आवाज़ थोड़ी भारी और रुंधी हुई थी जब उसने मुश्किल से कहा, कैथरीन। पहले तो कैथरीन ने जवाब देने का इरादा नहीं किया, लेकिन ब्रायन ने नाम पुकारा तो उसने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी और कुछ डरावनी आंखें ब्रायन पर टिकीं। उसने भान उठाकर ऐसे देखा मानो पूछ रही हो, क्या बात है। उसकी वही ठंडी आंखें और अद्भुत खूबसूरती। ब्रायन तुरंत उसकी ओर खींच गया और अपनी बात कहना ही भूल गया। पीछे खड़े डेविड ने हल्का धक्का मारा तो वह होश में आया। फिर अचानक ब्रायन ने वह काम किया जिससे पूरी क्लास दंग रह गई। उसने कैथरीन को झुककर प्रणाम किया और उसके साथ ही डेविड और बाकी दोस्तों ने भी कैथरीन को झुककर प्रणाम किया। ओह माय गॉड, ये लॉयल्टी एकेडमी का सबसे बड़ा स्कैंडल था। मशहूर ब्रायन ने एक नई छात्रा को झुककर प्रणाम किया। हर कोई स्तब्ध रह गया। उनकी आंखें मानो बाहर निकल आने वाली थीं। कैथरीन ने मगर ब्रायन को शांत भाव से देखा, जैसे ये उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। ब्रायन ने गंभीर नज़र से कैथरीन को देखा और बोला, कैथरीन, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कक्षा में एक साथ आहटें और फुसफुसाहटें गूंज उठीं। हे भगवान! ब्रायन ने कैथरीन से दोस्ती करने के लिए खुद झुककर प्रणाम किया। क्या ब्रायन पागल हो गया है? कैथरीन में ऐसा क्या खास था जो ब्रायन को इस तरह करने पर मजबूर कर रहा था? ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सबके साथ साथ ब्रायन भी कैथरीन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ब्रायन ऐसा करेगा, लेकिन कैथरीन अब भी ठंडी और अभिमानी बनी रही। उसे ब्रायन की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। घबराने या चौंकने की तो बात ही छोड़ दो, उसने बस ठंडी नज़रों से ब्रायन की ओर देखा और शांति से बोली, मैं दोस्ती करने की आदत में नहीं हूँ। पूरी क्लास हैरान थी, क्या कैथरीन पागल हो गई थी? किसी को समझ नहीं आया कि ब्रायन ने आज अचानक कैथरीन से इतनी खुलकर दोस्ती क्यों मांगी। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कैथरीन का रवैया और भी अजीब था। ब्रायन लॉयल्टी एकेडमी में इसलिए मशहूर था क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था, बेहद आकर्षक था, बड़े घराने से आता था और सबसे बड़ी बात वह एक बेहतरीन फाइटर था। पहले भी कुछ गुंडे अकादमी के छात्रों को परेशान करने आए थे। ब्रायन ने अकेले 5 गुंडों को धूल चटा दी थी। वे सब अस्पताल पहुंच गए थे और ब्रायन को खरोंच तक नहीं आई थी। अब कैथरीन ने खुलेआम ब्रायन को ठुकरा दिया था। सबको लग रहा था कि उसका अंत निश्चित है। यहाँ तक कि ब्रायन का सबसे वफादार साथी डेविड भी कैथरीन के लिए डर गया। वह जानता था कि जब ब्रायन गुस्से में आता है तो बहुत डरावना हो जाता है। जब सबको लगा कि ब्रायन कैथरीन पर गुस्सा करेगा और वे चुपचाप कैथरीन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तभी ब्रायन का रवैया देखकर सब एक बार फिर दंग रह गए। ब्रायन का गंभीर चेहरा अचानक हल्की मुस्कान में बदल गया, जिससे वह कम सख्त और ज्यादा सहज लगने लगा। उसने अपनी कुर्सी खींची, बैठा, कैथरीन की तरफ झुककर दोस्ताना अंदाज में बोला, कोई बात नहीं, अब हम सहपाठी और डेस्कमेट्स हैं। जब हम एक दूसरे को और बेहतर जान लेंगे तो कुछ हद तक दोस्त भी बन ही जाएंगे, है ना? सब लोग चुप रह गए। क्या ये वही ब्रायन था जिसे वे जानते थे? वह तो किसी शरारती लड़के की तरह लड़कियों से फ्लर्ट करता हुआ क्यों लग रहा था? कैथरीन ने ब्रायन की ओर फिर से एक दुर्लभ नज़र डाली, जो अचानक इतना बदल गया था। उसे अचानक लगा कि ब्रायन थोड़ा रोनन जैसा दिखता है, लेकिन वह रोनन जितना प्यारा नहीं था। वैसे भी उसके पास पहले से रोनन था, उसे ब्रायन जैसा दूसरा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए था। अगर ब्रायन को पता चलता कि कैथरीन उसके बारे में इस समय क्या सोच रही थी, तो वह जरूर पागल हो जाता। आखिरकार वह सिंसियर हाई स्कूल में सबका सम्मानित बॉस था। कैथरीन से दोस्ती का मौका न मिलना और उस पर प्यारा न होना कहे जाना उसके लिए बेतुका था। तभी गणित की टीचर क्लास में दाखिल हुई और देखा कि डेविड और बाकी सब अभी भी ब्रायन के चारों ओर खड़े थे। उन्होंने किताबें जोर से मेज पर पटकी और गरज उठीं, ये कौन सा समय है? अब तक अपनी सीट पर क्यों नहीं गए? सब तुरंत जाकर बैठो। क्या मुझे चुनौती दे रहे हो?
गणित की टीचर अपने गुस्से और ऊंची आवाज के लिए जानी जाती थीं। गिरोह तुरंत बिखर गया और सब अपनी अपनी सीट पर लौट आए। थोड़ा सहमे हुए। फिर गणित की टीचर ने किताब खोली और पढ़ाना शुरू करने की तैयारी की। कैथरीन भी वैसे ही मेज पर झुककर बैठ गई जैसे सुबह की क्लास में, और सोने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही टीचर ने देखा कि कोई क्लास में सो रहा है, उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ पटका, जिससे सब चौंक उठे और कैथरीन की तरफ चिल्लाईं। ये कौन है? मेरी क्लास में सो रही हो? अगर पढ़ाई नहीं करनी तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। कैथरीन ने उनकी दहाड़ पर कोई हरकत तक नहीं की। ये देख टीचर और भड़क गईं। उन्होंने एक किताब उठाई और कैथरीन पर जोर से फेंकने ही वाली थीं। उनकी आंखों में कठोर चमक थी। इतनी नींद आ रही है, देखते हैं कितनी सह सकती हो। सबके सांसें थम गईं। कोई आवाज करने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। किताब जैसे ही कैथरीन के सिर पर गिरने वाली थी, उसके पास बैठे ब्रायन ने उसे रोक लिया। कैथरीन, जो अभी भी सोई हुई थी, उसके कान हल्के से फड़के और फिर शांत हो गए। ब्रायन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर किताब को मजबूती से पकड़ लिया। वो अक्सर बास्केटबॉल खेलता था और तेज घूमती गेंद तक को पकड़ लेता था, तो किताब उसके लिए क्या थी? ब्रायन की यह हरकत देखकर क्लास की कुछ लड़कियां लगभग उत्साह में बोल उठीं। ओह, ब्रायन कितना कूल है। गणित की टीचर का चेहरा किताब रुक जाने के बाद बेहद बिगड़ गया। पहले उन्हें ब्रायन से अच्छी उम्मीदें थीं, क्योंकि वह प्रभावशाली परिवार से था और अच्छे अंक लाता था, भले ही थोड़ा उग्र था। लेकिन आज उसका बर्ताव उन्हें बेहद खल रहा था। उन्होंने भौहें चढ़ाकर ब्रायन को चेतावनी दी। ब्रायन, ये तुम क्या कर रहे हो? ब्रायन ने गंभीर चेहरा बनाए उनकी ओर देखा। मिस, आपको पता नहीं कि आप छात्र को नहीं मार सकती। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रायन उन्हें टोक देगा। वो कुछ पल के लिए सन्न रह गईं और फिर गुस्से से भर उठीं। यह मेरी क्लास है, और वह मेरी क्लास में सो रही है। क्या ये सही है? ब्रायन खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि कैथरीन पर हमला देखकर वह इतना चिढ़ क्यों गया। इसलिए उसने पलटकर जवाब दिया। उसे वैसे भी ये पसंद नहीं था कि टीचर ताकतवर घराने के बच्चों से नरमी बरतती थी और कमजोर पृष्ठभूमि से आए, पर अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को नीचा दिखाती थीं। क्लास 8 के ज्यादातर बच्चे भले ही अमीर और प्रभावशाली परिवारों से थे, पर सबकी अपनी अपनी खूबियां और कमजोरियां थीं। टीचर की बात का जवाब देते हुए ब्रायन ने बिना सोचे कह दिया, ये सच है कि उसे क्लास में नहीं सोना चाहिए, लेकिन वह नई स्टूडेंट है, शायद उसे नियमों का पता ही नहीं। पहले उसे समझाना तो चाहिए था, है ना? टीचर गुस्से से फटने ही वाली थीं, लेकिन ब्रायन की बात सुनकर वह अचानक तंज कसते हुए मुस्कुराईं और कैथरीन की तरफ घृणा से देखा। अच्छा, तो यह वही नई लड़की है, क्लास 8 की वही छात्रा, जिसके बारे में अफवाह है कि उसने कभी स्कूल तक नहीं देखा। तभी तो क्लास में सो रही है। पूरा क्लास हक्का बक्का रह गया। उन्होंने ये बस अफवाहों में सुना था। टीचर की बात से सबको लगा कि यह सच है। तो क्या कैथरीन इतनी अनपढ़ थी कि शायद पढ़ना लिखना तक नहीं जानती? कैथरीन को गहरी नींद में देखकर टीचर और भड़क गईं और बोलीं, सुन लो सब, इस जैसी निकम्मी को क्लास में लाकर स्कूल तुम्हें ये दिखाना चाहता है कि मेहनत नहीं करोगे तो इसका हश्र तुम्हारा होगा। ये तो बस खाने पीने और सोने के लिए बनी है, बिल्कुल कसाईखाने जाने वाली सुअर जैसी। उनके शब्द बेहद अपमानजनक थे। कैथरीन ने कभी स्कूल नहीं देखा था, इसलिए उसे नियम नहीं पता थे, और नई जगह पर वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसे इस तरह सुअर कहना बेहद अपमानजनक था। मैं तुम्हें बता दूं, टीचर आगे बोलने ही वाली थी कि धड़ाम, ब्रायन जोर से मेज पर हाथ मारकर खड़ा हो गया और गुस्से से टीचर को घूरा। क्या यही एक टीचर का व्यवहार है? ब्रायन की बात सुनकर टीचर बर्दाश्त नहीं कर पाईं और कड़े स्वर में बोलीं, ब्रायन, यह मत सोचो कि अच्छे अंक लाने और ताकतवर परिवार से होने की वजह से तुम टीचर की बेइज्जती कर सकते हो। ब्रायन के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई। बेइज्जती? आप खुद को टीचर कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं?
आप छात्र पर हाथ उठाती हैं और उसे सुअर कहती हैं। यह मनमानी करती हैं क्योंकि आपकी जान पहचान स्कूल बोर्ड की बहू से है। क्या सचमुच आपको लगता है कि क्लास 8 की अच्छी परफॉर्मेंस आपकी वजह से है? सच तो ये था कि गणित की टीचर हाल ही में क्लास 8 में आई थी और तब से हर जगह क्लास के अच्छे अंकों का ढिंढोरा पीट रही थीं। जबकि असल में क्लास 8 की गणित पहले से ही बेहतरीन थी। ब्रायन की सच्चाई सुनकर टीचर गुस्से से कांपने लगीं। उन्होंने उंगली उठाते हुए ब्रायन पर चीखा, यहाँ से निकल जाओ, मैं अपने क्लास में तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी निकलो। लेकिन ब्रायन अपनी जगह अड़ा रहा। वह देखना चाहता था कि टीचर उससे कर भी क्या सकती हैं। तभी सबकी निगाहें ब्रायन के बगल में बैठी कैथरीन की ओर गईं। ब्रायन ने भी कुछ अजीब महसूस किया और मुड़कर देखा। कैथरीन अब जाग चुकी थी और आलस से कुर्सी की पीठ पर टिकी हुई ब्रायन को देख रही थी। उसे देखते ही ब्रायन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ब्रायन इतना बेचैन था कि वह भूल ही गया कि कैथरीन उसके बगल में सो रही थी। अब जब वह जाग चुकी थी, उसकी भौहें तनी हुई थीं और चेहरा ठंडा लग रहा था। बिना किसी वजह के ब्रायन को उसे ऐसे देखकर हल्का सा डर महसूस हुआ। उसने घबराकर कहा, कैथरीन, बहुत शोर हो रहा है। भौहें सिकोड़ते हुए कैथरीन ने नाखुशी से कहा, जिससे ब्रायन तुरंत चुप हो गया। जब गणित की टीचर ने कैथरीन को इतनी बेपरवाही से बैठे देखा, तो उसे उससे और भी घृणा होने लगी। ब्रायन हमेशा उससे उल्टा जवाब देता था, भले ही वह टीचर ही क्यों न हो। लेकिन कैथरीन ने सिर्फ 3 शब्द कहकर ब्रायन को चुप करा दिया। गणित की टीचर को लगा जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो, जैसे वह बिल्कुल डराने लायक ही न हो। गणित की टीचर ने आंखें घुमाई और कैथरीन की ओर तिरछी मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है? सुआ जाग गया है और अब दुनिया बचाने आया है। ये सुनकर क्लास टीचर तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने गणित की टीचर की बात सुनी तो उनका चेहरा गहरा हो गया। मिस एडलर, किसी स्टूडेंट को इस तरह बुलाना सही नहीं है ना? गणित की टीचर ने पीछे मुड़कर देखा कि वह क्लास टीचर थीं। वह जरा भी नहीं डरी। उसके ससुर स्कूल बोर्ड के सदस्य थे। चाहे स्टेला डिफो क्लास 8 की क्लास टीचर ही क्यों न हो, उसे उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। उसने क्लास टीचर को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मिस डिफो, क्लास 8 की क्लास टीचर होकर भी आपने अपने स्टूडेंट्स पर कोई अनुशासन नहीं रखा। आपको मुझे इसके लिए धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये लड़की कैथरीन हर क्लास में सुअर की तरह सोती रहती है। उसे क्लास 8 में लेकर क्या आप जानबूझकर औसत अंक गिराकर क्लास 7 के लिए रास्ता बना रही हैं? क्लास 7 हमेशा क्लास 8 से पीछे रहता था और दूसरे स्थान पर आता था। क्लास 7 का क्लास टीचर हमेशा क्लास 8 से आगे निकलने को अपना जीवन का लक्ष्य मानता था। लेकिन सब जानते थे कि क्लास 8 के औसत अंक क्लास 7 से कहीं बेहतर थे। उन्हें पीछे छोड़ना आसान नहीं था। हाँ, अगर सभी स्टूडेंट्स अच्छे अंक लाएं तो औसत ऊपर रहता। लेकिन अगर किसी एक ने हर टेस्ट में 0 अंक लाए, तो चाहे बाकी सब कितने भी अच्छे हों, औसत नीचे गिर ही जाता। तब क्लास 8 स्कूल की हंसी का पात्र बन जाता। पहले किसी ने इस तरह सोचा नहीं था। सब तो ब्रायन और कैथरीन पर ध्यान लगाए बैठे थे। लेकिन जैसे ही गणित की टीचर ने ये कहा, सब तुरंत समझ गए। कुछ स्टूडेंट्स घबराने लगे। एक ने अपने बगल वाले से धीमी आवाज में कहा, अब क्या करेंगे? अगर हम क्लास 7 से हार गए तो मजाक बन जाएंगे। तुम्हें लगता है मुझे डर नहीं लग रहा? मेरी दुश्मन क्लास 7 में है। वो हर हाल में क्लास 8 में आना चाहती थी पर कभी सफल नहीं हुई। अगर क्लास 7 हमें हरा देता है, तो मैं उसके सामने बहुत अपमानित हो जाऊंगी। धीरे धीरे फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। गणित की टीचर संतोष से मुस्कराने लगी। वह क्लास टीचर की ओर देखती हुई बोली, मिस डिफो, मुझे नई स्टूडेंट से कोई दुश्मनी नहीं है। पर आप भी देख रही हैं, मैंने वही कहा है जो सब सोच रहे हैं। हम कैसे एक अनपढ़ गंवार को क्लास 8 की शान बर्बाद करने दें? क्लास टीचर को लगा गणित की टीचर ने हद कर दी है, पर उसके शब्दों में दम भी था।
स्टेला भी क्लास 7 के टीचर के मजाक का पात्र नहीं बनना चाहती थी। वह जवाब सोच ही रही थी कि चुप हो गई। ये देखकर गणित की टीचर और भी अकड़ गई। उसने थोड़ी ऊपर उठाए और कैथरीन की ओर घूर कर बोली, क्लास के भले के लिए मैं सुझाव देती हूँ कि नई स्टूडेंट को क्लास 7 भेज दिया जाए। वो वहीं जाकर उनकी मुसीबत बढ़ाए। ये सुनकर पास बैठी लियाना हंसी दबाते हुए मुस्करा उठी। वो गणित की टीचर की चहेती और लेक्चर की हेल पर थी। कैथरीन की बेइज्जती देखकर वह बेहद खुश हुई। ब्रायन खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो फिर से कैथरीन के लिए बोलना चाहता था, मानो कैथरीन ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसने उसे हल्की नज़र से देखा। इस बार सिर्फ एक नज़र से कैथरीन ने ब्रायन को चुप करा दिया। ये वाकई हैरान करने वाला था। ब्रायन तो किसी की नहीं सुनता था जब गुस्से में होता, लेकिन कैथरीन की एक नज़र से वह रुक गया। ब्रायन को चेतावनी भरी नज़र देने के बाद कैथरीन ने आलस से गणित की टीचर की ओर देखा। सारी बातें उसी पर हो रही थीं, फिर भी वह अपनी सीट पर ठंडी और शांत बैठी थी। अगर गणित की टीचर उस पर ताना न मार रही होती तो शायद कैथरीन ध्यान भी न देती, लेकिन जैसे ही उसने कैथरीन की ठंडी आंखें देखीं, गणित की टीचर थोड़ी घबरा गई। फिर उसे याद आया कि लियाना ने उसे बताया था कि स्वॉन्स भी कैथरीन को पसंद नहीं करते। उसे बचपन में गांव भेज दिया गया था। फिर डरने की क्या बात थी। हिम्मत जुटाकर उसने ठंडी आवाज में कहा, नई स्टूडेंट, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें मेरी बातों से आपत्ति है? उसने जानबूझकर कैथरीन का नाम नहीं लिया ताकि उसे नीचा दिखा सके। गणित की टीचर देखना चाहती थी कि कैथरीन कितनी शर्मिंदा होती है। कैथरीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ ठंडे स्वर में कहा, कितनी बकवास करती हो। ब्रायन अपनी हंसी रोक न सका। कैथरीन का जवाब बिल्कुल अलग था। ब्रायन हंसा तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हंसी नहीं रोक पाए। गणित की टीचर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो गुस्से से कांपते हुए कैथरीन पर उंगली उठाकर बोली, तुम। पर कैथरीन की ठंडी नज़र ने उसकी जुबान रोक दी। जब तुम लोगों को अंकों की इतनी परवाह है तो ठीक है। अगर मैं साल की टॉपर बनी तो क्या तब मुझे तुम्हारी बत्तख जैसी टर्टर नहीं सुननी पड़ेगी? असल में गणित की टीचर की आवाज़ ऊंची और कर्कश थी। अब जब वह गुस्से में थी तो सचमुच बत्तख की तरह लग रही थी। क्लास में और भी स्टूडेंट्स हंस पड़े। क्लास टीचर भी अपनी हंसी दबाने लगी। गणित की टीचर गुस्से से फटने को हो गई। उसने दांत भींचकर कहा, तुम जैसी गंवार जिसने कभी ठीक से पढ़ाई नहीं की टॉपर बनेगी। ये सिर्फ तुम्हारा सपना है। कैथरीन को फालतू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। गणित की टीचर खास तौर पर बक बक करने वाली थी। उसने ठंडी निगाह से देखा और भौं उठाते हुए बोली, बस ये बता दो, अगर मैं सच में टॉपर बनी तो तुम क्या करोगी? ये सिर्फ गणित की टीचर ही नहीं, बल्कि कोई भी यह नहीं मानता था कि कैथरीन क्लास में टॉप कर सकती है। आखिरकार सिंसियर हाई स्कूल शहर का सबसे मशहूर हाई स्कूल था और क्लास 8 पूरे स्कूल की सबसे बेहतरीन क्लास थी। इस क्लास से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता था। असल में ऐसी खबरें भी थीं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिट करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ स्कूल के गेट पर आपस में झगड़ती थीं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स कितने काबिल थे। गणित की टीचर को विश्वास ही नहीं था कि कैथरीन जैसी, जिसे वह लगभग अनपढ़ समझती थी, क्लास में टॉप कर सकती है। क्लास 8 में टॉप करना मतलब पूरे बैच में नंबर 1 आना। ये तो तय ही था। कैथरीन की तानों के सामने गणित की टीचर ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुम्हें इतना वादा करने की हिम्मत है तो मैं देखूंगी तुम क्या करती हो। अगर तुम अगले हफ्ते की टेस्ट में क्लास में टॉप आ गई तो मैं पूरे स्कूल के सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगी। कैथरीन ने तुरंत जोर दिया, और मानना पड़ेगा कि तुम सुअर हो। उसने टीचर की हर बात साफ साफ सुन ली थी। ये सुनकर गणित की टीचर का चेहरा गुस्से से भयानक और तना हुआ लगने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, ब्रायन तुरंत कैथरीन का साथ देने के लिए बोला, मैडम, मुझे लगता है कैथरीन सही कह रही है।
अगर वह वाकई क्लास में टॉप कर गई तो इसका मतलब होगा कि आप गलत थीं। तब आपको अपने कहे हुए शब्द वापस नहीं लेने चाहिए। गणित की टीचर गुस्से से जल रही थी, मगर इसके आगे वह कुछ कह नहीं सकी। फिर भी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। उनकी नज़र में कैथरीन जैसी लड़की के लिए क्लास में टॉप करना नामुमकिन था। उन्होंने गुस्से और तीखेपन से कैथरीन को घूरा। ठीक है, ये तय रहा। अगर तुम टॉप नहीं कर पाई तो तुम क्लास 8 तुरंत छोड़ दोगी और मेरी क्लास में जिंदगी भर के लिए बैन हो जाओगी। कैथरीन ने बेफिक्री से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे यह मामला उसके लिए मामूली हो। उसका रवैया टीचर को और चुभ गया। उन्होंने किताबें मेज पर जोर से पटक दी। आज तुम लोग खुद ही पढ़ाई करना। ये कहकर वह गुस्से से क्लास से बाहर चली गईं। क्लास टीचर भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बस सबको और मेहनत करने की हिदायत दी और निकल गए। शिक्षक चले जाने के बाद ब्रायन अपनी सीट पर बैठ गया। कैथरीन तो पहले से ही बैठी थी। उसका एक पैर डेस्क की रॉड पर और हाथ कुर्सी की पीठ पर टिका हुआ था, जिससे वह और भी दबंग लग रही थी। पूरी क्लास यूनिफॉर्म में थी, सिवाय कैथरीन के। यह उसका स्कूल का पहला दिन था और अभी तक उसे यूनिफॉर्म नहीं मिली थी। इससे वह बाकी सबसे अलग और सबसे ज्यादा नजर आने वाली लग रही थी। ब्रायन बैठकर कैथरीन के करीब झुका। उसने अपनी किताब खोली और कैथरीन की किताब भी खोल दी। कैथरीन ने आज ही किताबें ली थीं और पहली बार खोली थीं। लेकिन वह तो डेस्क पर सिर टिकाकर सो रही थी। सारी किताबें ब्रायन की मेज पर ढेर में रखी थीं। ब्रायन ने नई और पुरानी किताबें कैथरीन की ओर खिसकाईं। चलो, इधर देखो। कैथरीन ने उसे हैरानी से देखा। उसकी नाजुक आंखों में सवाल भरे हुए थे। क्यों? ब्रायन ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारा ट्यूटर बनूंगा। अगले हफ्ते टेस्ट तक कुछ दिन हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाने की, ताकि तुम कुछ तो जानो। तब मुझे तुम्हें मदद करने में आसानी होगी। ब्रायन कैथरीन को गौर से देख रहा था। जब से उसने कैथरीन को लड़ते देखा था, तब से वह उसका फैन हो गया था। वह कैथरीन की लड़ाई वाली शक्ल और उसकी मौजूदगी को पसंद करता था। वह उसका दोस्त बनना चाहता था। दोस्त बनने के लिए उसे कैथरीन की मदद करनी ही थी। उसने सोच लिया था कि पहले कैथरीन को कुछ सिखाएगा और फिर टेस्ट के बाद भी उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। कैथरीन ने ठंडी नज़र से उसकी ओर देखा और किताबें पीछे धकेल दीं। ठंडे स्वर में बोली, मैं व्यस्त हूँ। ये कहकर वह पीछे झुकी और फिर से सो गई। ब्रायन उसे देखते हुए झिझका और चुप हो गया। उसे लगा कि कैथरीन की नींद में खलल डालना ऐसा पाप है जिसकी माफ़ी नहीं। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसे ऐसा एहसास क्यों हुआ। कैथरीन चैन से सो रही थी, लेकिन क्लास में फुसफुसाहटें और बढ़ गईं। लियाना ने गुस्से से कैथरीन की ओर देखा और उसकी ठंडी आंखों में उपहास की चमक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन तो खुद ही हार मान लेगी, उससे पहले कि वह कुछ करती। उसने मन ही मन ताना मारा, मनहूस चाहे जहां जाए वही मनहूस रहती है। अपने आसपास बस मुसीबत लाती है। मुझे तो बस तमाशा देखना है। लियाना ने अपनी एक्सरसाइज बुक जानबूझकर रख दी और लंबी सांस भरी। अब क्या करूं? टीचर ही नहीं है तो यह सवाल कौन समझाएगा? बेचारी मैं। अगले हफ्ते टेस्ट में मेरा क्या होगा? उसकी बेंचमेट झुककर उसकी एक्सरसाइज देखी और बोली, लियाना, तुम्हें तो बस आखिरी मुश्किल सवाल में दिक्कत है। मुझे तो पहले पेज के सवाल भी नहीं आते। मैं तो टीचर से पूछना चाहती थी, मगर अब तो हालात ही बदल गए। आसपास के दूसरे स्टूडेंट्स भी शिकायत करने लगे। हाँ, सही कह रही हो। मुझे भी समझ नहीं आया। कहीं टीचर अब गुस्से में हमेशा हमें ऐसे ही पढ़ाई करने को न छोड़ दें। अब क्या होगा? मुझे तो पहले से गणित में दिक्कत थी। मैं तो गया काम से। सब इस नई स्टूडेंट की गलती है। क्यों हमें भी अपने लेवल पर खींच रही है? उसने हद कर दी है। शिकायतें इतनी बढ़ गईं कि ब्रायन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठ खड़ा हुआ और उन सबको ठंडी नज़रों से घूरने लगा। ब्रायन की नज़रें देखकर सबको समझ आ गया कि वो गुस्से में है। सबकी आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई।
भले ही वे आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, मगर उनके दिल में नाखुशी बनी रही। शुरुआत में उन्हें सिर्फ कैथरीन से गुस्सा था, ब्रायन से नहीं। लेकिन अब कोई बड़बड़ आने लगा। भगवान जाने इस नई स्टूडेंट ने ब्रायन पर कौन सा जादू कर दिया है जो वह उसे बचा रहा है। क्या वह अंधा है? ब्रायन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वो लगभग फटने ही वाला था। तभी डेविड झुककर धीरे से बोला, ब्रायन, तुम सबको नाराज नहीं कर सकते। ब्रायन ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन डेविड डर से पीछे की ओर इशारा कर रहा था। ब्रायन ने पीछे मुड़कर देखा, कैथरीन फिर से उठ गई थी। इस बार उसकी आंखें अब भी धुंधली थीं, जैसे वह अब भी आधी नींद में थी। कैथरीन उतनी ठंडी और कठोर नहीं लग रही थी। ब्रायन की नज़रों में वह और भी प्यारी लग रही थी। असल में ब्रायन अब कैथरीन की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। कैथरीन ने बिना ध्यान दिए ही डेस्क पर रखी एक्सरसाइज उठाए और उस पर नज़र डाली। जिन सवालों को बाकी सब बेहद मुश्किल समझ रहे थे, वे कैथरीन की नज़र में 1+1 से भी आसान थे। उसने एक्सरसाइज ब्रायन की ओर फेंकी और ठंडे स्वर में पुकारा, ब्रायन। ब्रायन ने बिना सोचे समझे तेज आवाज में जवाब दिया, जैसे वह सम्मोहन में हो। मैं यहाँ हूँ। ब्रायन के इस अचानक जवाब से डेविड दंग रह गया और सोचा, ये वाकई कैथरीन के जादू में है। हर बात मान लेता है। ब्रायन खुद भी चौंका था, मगर उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो कैथरीन की ओर देखता हुआ सम्मान से बोला, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? कैथरीन ने ब्रायन की तरफ वो एक्सरसाइज इशारे से दिखाई जो उसने अभी उसकी तरफ फेंकी थी और कहा, तुम जाकर क्लास को पढ़ाओ। जब ब्रायन ने अभी अभी एक्सरसाइज खोली थी, कैथरीन ने उसकी आंसर्स पर एक नज़र डाली थी। लगभग सारे सही थे और बहुत साफ और लॉजिकल तरीके से सॉल्व किए गए थे। उसे साफ समझ आ गया था कि ब्रायन काफ़ी तेज है। ब्रायन हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैथरीन उससे पूरी क्लास पढ़ाने के लिए कह रही है। क्या वो सपना देख रहा था? इतनी अजीब बात पर कौन यकीन करता? लेकिन ये सच में हो रहा था। जब ब्रायन हिला डुला नहीं, तो कैथरीन ने भौं चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। क्या तुम करना नहीं चाहते? ब्रायन ने बिना सोचे तुरंत कहा, करता हूँ। फिर ब्रायन ने एक्सरसाइज उठाई, क्लास के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, शुरू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। सीधा लंबे सवालों से शुरू करते हैं। ब्रायन क्लास का सबसे अच्छा मैथमेटिक्स स्टूडेंट था। बहुत से बच्चे उससे पढ़ाने की विनती करते थे, मगर वो कभी मानता नहीं था। अब वो सच में कैथरीन के कहने पर क्लास पढ़ा रहा था। साफ दिख रहा था कि कैथरीन का उस पर बहुत असर था। क्लास 8 वैसे भी गणित में काफ़ी अच्छी थी। ज़्यादातर समय टीचर सिर्फ आंसर्स बता देते थे, लेकिन ब्रायन की एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स टीचर से भी ज़्यादा साफ और समझने लायक थी। जो बच्चे पहले ऊब और चिढ़े हुए थे, धीरे धीरे ब्रायन की टीचिंग में खो गए। यहाँ तक कि डेविड, जिसे गणित में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, वो भी मज़ा लेने लगा। सवालों के बीच ब्रायन जब रुकता, डेविड तालियां बजाकर चिल्लाता, ब्रायन, तुम कमाल हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने अच्छे से पढ़ाते हो, तो मैं गणित की क्लास में ध्यान ही क्यों देता। मैं तो बस तुम्हें सुनता। तुम्हारी हर बात समझ आ रही है। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि एग्ज़ाम पास कर लूँगा। ब्रायन ने अनजाने में कैथरीन की ओर देखा, मगर पाया कि वो तो अभी भी गहरी नींद में थी। मानो उसे किसी बात से फर्क ही न पड़ता हो। ब्रायन को यह अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। डेविड लगातार चिल्लाता रहा। ब्रायन ने टेबल पर रखी चौक उठाई और उस पर फेंकते हुए गुस्से से कहा, चुपचाप सुनो, बकवास मत करो। डेविड डर के मारे चुप हो गया। बाकी भी सबने ब्रायन को देखकर कोई हिम्मत नहीं की कि इधर उधर की बातें करें। सारी क्लास ब्रायन की बातों में ध्यान लगाए बैठी थी। ये देखकर लियाना को लगा कि सबको कैथरीन के बारे में भूल ही गया है, जिसने मैथमेटिक्स टीचर को बाहर भेजा था। लियाना इतनी गुस्से में थी कि उसने मुठियां भींच ली और उसका पेन लगभग टूट गया।
वो बदनसीब लड़की इतनी किस्मत वाली कैसे हो सकती है कि कोई उसकी मदद करे। दोपहर के बाद आए बाकी टीचर्स भी कैथरीन के बारे में पहले से सुन चुके थे, इसलिए किसी ने भी उसकी नींद को तंग नहीं किया और क्लास आराम से खत्म हुई। घंटी बजते ही कैथरीन वैसे ही धीरे धीरे उठी जैसे लंच ब्रेक में उठी थी, अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। उसकी चाल इतनी स्मूथ और तेज थी कि देखने वाले बस देखते रह गए। डेविड भी चुपचाप ब्रायन के पास आया और बोला, ब्रायन, मुझे लगता है नई स्टूडेंट वाकई बहुत कूल और इंटिमिडेटिंग है। ब्रायन ने पलटकर आंखें घुमाईं। ये कैसा बेवकूफाना बयान था। आखिरकार वो वही लड़की थी जिससे वो दोस्ती करना चाहता था। जाहिर है वो कूल और इंटिमिडेटिंग होगी। फिर ब्रायन ने अपना बैग उठाया और तेजी से कैथरीन के पीछे दौड़ा। वो उसके पास पहुंचकर उसे घर छोड़ना चाहता था ताकि उससे और नज़दीकियां बढ़ा सके। स्कूल गेट से बाहर निकलकर कैथरीन अपनी मोटरसाइकिल से घर जाने का सोच रही थी, मगर गेट पर खड़ी मेबाक देखते ही उसे पता चल गया कि आज बाइक चलाने का कोई चांस नहीं है। इतनी फ्लैशी नंबर प्लेट वाली का और किसकी हो सकती थी। कैथरीन की आंखें गहरी हो गईं और वो कार की ओर बढ़ी। ड्राइवर सीट पर बैठे पैक्सटन ने उसे तुरंत पहचान लिया और पीछे बैठे आदमी को बताया, मिस्टर डंकन, मिस स्वॉन आ गई हैं। पीछे बैठा आदमी, जो अभी तक काम में डूबा हुआ था, धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। सुबह का काला कूल शर्ट बदलकर उसने आयरन ब्लू फॉर्मल शर्ट पहन लिया था। टाई पहले ही ढीली कर दी थी और ऊपर के 2 बटन खोले हुए थे, जिससे उसकी कॉलरबोन झलक रही थी। वो कैजुअल और चमकदार लग रहा था। पैक्सटन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। कैथरीन ने नीचे देखते हुए देखा कि कार से एक जोड़ी मजबूत, लंबे पैर बाहर निकले। फिटेड पैंट्स में उसकी टांगें बिल्कुल परफेक्ट लग रही थीं। उसी वक्त कैथरीन को एक कहावत याद आई, किसी आदमी पर फिदा होना, और अब उसे सच में समझ आया कि इसका मतलब क्या होता है। साफ था, कुछ आदमी भी औरतों जितने खतरनाक और आकर्षक हो सकते हैं। गाड़ी से उतरते ही ब्रैंडन ने नज़रें कैथरीन पर टिकाईं। वो सीधे उसे जताना चाहता था कि वो सिर्फ उसके लिए आया है। कैथरीन वहीं खड़ी रही, चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक, जैसे उसे किसी बात से कोई मतलब ही न हो। पैक्सटन ने देखा कि उसका बॉस पहली बार किसी औरत के पास खुद से जा रहा था, वरना आमतौर पर तो उन्हें ज़बरदस्ती ही किसी से मिलवाना पड़ता था। अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग खत्म होते ही ब्रैंडन इतनी जल्दी घर लौटा था कि पैक्सटन को लगा कोई ज़रूरी काम है, पर अब समझ आया कि वो सिर्फ कैथरीन को स्कूल से लेने आया है। पूरी बात अविश्वसनीय लग रही थी। कैथरीन ने ब्रैंडन को देखा, जो ढलते सूरज की रोशनी में उसकी ओर बढ़ रहा था। सनलाइट उसकी पीठ पर पड़ रही थी, जैसे वो चमक रहा हो। उसके नक्काशीदार, आकर्षक नैन नक्श रोशनी में और भी परफेक्ट लग रहे थे। आखिरकार ब्रैंडन उसके सामने लगभग 20 इंच की दूरी पर रुका, इतना करीब कि कैथरीन उसके चेहरे का हर छोटा सा भाव पढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी घुटन महसूस न करे, मानो उसने हर बात सोच समझकर तय की हो। कैथरीन ने ठंडी निगाहों से ऊपर देखा और आलसी अंदाज में बोली, क्या चाहिए तुम्हें? ब्रैंडन ने सीधा और साफ कहा, तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। उसकी चमकीली भूरी आंखें सीधे कैथरीन के चेहरे पर टिकी थीं। कैथरीन ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। वो उससे ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी। उसने ब्रैंडन की पहले से जांच की थी, लेकिन उसके बारे में बहुत कम ही पता लगा पाई। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम थे जिनके बारे में इतना कम पता चले। इससे साफ था कि वो बहुत ताकतवर है। कैथरीन डंकन से डरती नहीं थी, पर ब्रैंडन के साथ फंसना भी नहीं चाहती थी। विसेंटे ने मरने से पहले ये रिश्ता तय किया था, मगर कैथरीन इसे तभी मानती थी जब सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। उसने हल्की अकड़ के साथ आलसी लहजे में ऊपर देखा और पूरे कासिया के मशहूर मिस्टर डंकन के सामने हल्के से जवाब दिया, बिजी हूँ। यह शायद पहली बार था जब ब्रैंडन को किसी ने ठुकराया था, और यह भी पहली बार था जब उसने खुद पहल की और उसे इनकार मिला। फिर भी ब्रैंडन बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ।
बल्कि उसके पतले होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान उभरी जब उसने कहा, मुझे कोई वजह बताओ। जैसे पिछली बार चाम्बा में कैथरीन से उसने जवाब मांगा था, वैसे ही इस बार भी वह स्पष्टीकरण चाहता था। अगर कैथरीन उसे मना लेती तो वह उसे जाने देता। कैथरीन ने भान उठाए, उसका रवैया बेपरवाह था, आंखों में ठंडक और विद्रोह की झलक थी। उस पल उसमें जंगली और घमंडी आभा थी। मैं वही करती हूँ जो मेरा मन चाहता है। वो अपने काम के लिए कभी किसी को सफाई नहीं देती थी, चाहे सामने कोई भी हो। उसके पूरे अस्तित्व से विद्रोह और बंधनहीन आत्मा की झलक मिल रही थी जो देखने लायक थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद ब्रैंडन हल्का सा हंसा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसने कहा। कैथरीन समझ गई कि यह आदमी कुछ सोचकर ही आया है। शायद उसे पहले से ही पता था कि वो उसके साथ डिनर के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए उसने उसे घर छोड़ने की योजना बनाई थी। कैथरीन ने एक नज़र उसकी ओर डाली और सीधा उसकी कार की तरफ बढ़ गई। पैक्सटन ने उसे आते देखा तो सहज ही आदरपूर्वक झुककर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने ये काम बिना सोचे समझे किया, क्योंकि कैथरीन के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो सामने वाले से स्वाभाविक रूप से सम्मान दिलवाता था। दूसरी ओर ब्रायन तेजी से स्कूल से बाहर निकल रहा था और कैथरीन की झलक तक नहीं देख पाया। उसकी नज़र बस एक शानदार मेबाक पर पड़ी जो उसके सामने से गुजरी। पीछे के नंबर प्लेट को देखकर उसने सोचा, काश ये कार उसकी होती। कासिया का सनसिया हाई स्कूल अमीरों का मशहूर प्राइवेट स्कूल था, वहाँ मेबाक जैसी गाड़ियाँ देखना अजीब नहीं था। पर ब्रायन को हैरानी गाड़ी से नहीं बल्कि उसके हाई लेवल नंबर प्लेट से हुई। वो कुछ सेकंड तक कार को घूरता रहा और सोचने लगा कि इतना अमीर इंसान यहाँ क्यों आया होगा। उधर ब्रैंडन के साथ कैथरीन कार में बैठ चुकी थी। अंदर बैठते ही वह खिड़की से बाहर देखते हुए चुपचाप टिक गई। ब्रैंडन भी खामोश रहा। उसने अपना लैपटॉप निकाला और पूरे रास्ते काम करता रहा। उसने कैथरीन की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे वह सिर्फ उसे लेने और छोड़ने आया हो। पैक्सटन भी समझ नहीं पाया कि यह कैसा बर्ताव था। उसे लगा था कि उसका बॉस दूर से इतना आया है तो कैथरीन से कुछ कहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुछ समझ नहीं पाया और पूछने की हिम्मत भी नहीं की। काम खत्म होने के बाद ब्रैंडन ने लैपटॉप बंद किया और कैथरीन की ओर देखा। वो खिड़की से सटी आंखें मूंद कर बैठी थी। उसका गोरा चेहरा भीड़ में आसानी से अलग नजर आता था। उसकी त्वचा एकदम चमकदार और निर्दोष लग रही थी। ढलती धूप उसके शरीर पर हल्की सी सुनहरी आभा बिखेर रही थी। उसकी लंबी पलकें झुकी हुई थीं और नाजुक नैन नक्श उसे अवास्तविक रूप से खूबसूरत बना रहे थे। ब्रैंडन कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद उसकी नज़रें ज्यादा गहरी हो गई थीं, तभी कैथरीन ने आंखें खोल दी और उनकी नज़रें टकरा गईं। शायद थकान की वजह से कैथरीन की आंखों में नरमी थी। इस वक्त वो उतनी सख्त नहीं लग रही थी, बल्कि कोमल और मासूम, जिससे उसका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। ब्रैंडन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके मन में उसे छूने की इच्छा जागी। ये सोचते ही उसने हाथ बढ़ाया। कैथरीन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब उसकी उंगलियां उसके गाल से छूटीं। उसकी पतली उंगलियां हल्के से गाल पर फिसलीं, जिससे कैथरीन के भीतर झुरझुरी दौड़ गई। उसे कभी अच्छा नहीं लगता था कि कोई इतना पास आए। वह चाहती तो उसका हाथ झटक सकती थी, पर किसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद भी नहीं समझ पाई क्यों। क्या वह भी दूसरों को सिर्फ उनके चेहरे से आंकती थी? जब उसने कोई विरोध नहीं किया तो ब्रैंडन की गहरी आवाज़ धीमी और मोहक अंदाज में गूंजी। थक गई हो? उसकी आवाज़ सुनकर कैथरीन को लगा जैसे वह सम्मोहित हो रही हो और उसने अनजाने में सिर हिला दिया। भले ही उसने पूरा दिन सोया था, फिर भी वह थकी हुई महसूस कर रही थी। कभी कभी वह दिन रात जाग सकती थी और कभी कई दिन रात सो सकती थी। ना सोना भी तो बेवजह जवानी बर्बाद करना था, है ना? उस पल वह प्यारी और नर्म लग रही थी। ब्रैंडन की आंखों में हल्की मुस्कान चमकी। उसने साइड का ड्रॉअर खोला और एक नया कंबल निकालकर कैथरीन के सामने रखा। आराम कर लो, ये कंबल ले लो।
कैथरीन ने एक नज़र कंबल पर डाली पर हाथ नहीं बढ़ाया। जैसे उसकी सोच पढ़कर ब्रैंडन बोला, ये बिल्कुल नया है, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तभी कैथरीन ने उसे लिया और खुद पर ओढ़कर आंखें बंद कर लीं। शाम का ट्रैफिक भारी था। घर पहुंचने में अभी समय था, इसलिए कैथरीन आराम कर सकती थी। पैक्सटन ने रियरव्यू मिरर से देखा तो उसकी ठंडी आंखों में भी आश्चर्य की झलक आई। क्या सच में उसका बॉस इस लड़की में दिलचस्पी लेने लगा था? पैक्सटन उसे अच्छी तरह जानता था, उसने कभी किसी को खुद से कंबल पेश नहीं किया था। अगर ट्रस्टन भी उसके सामने बेहोश हो जाता तो वह बस एम्बुलेंस बुलाता, पर खुद मदद नहीं करता। कैथरीन के आने के बाद से उसने जितना आश्चर्य पिछले 20 सालों में नहीं देखा, उतना अब देख रहा था। तभी कार खाने पीने की दुकानों से भरी सड़क से गुजरी। कैथरीन ने अचानक आंखें खोली और खिड़की नीचे कर दी। तली हुई चिकन, इंडियन करी, टैकोस और कई स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू हवा में घुल गई। खासतौर पर बारबेक्यू की महक उसकी जीभ और पेट दोनों को ललचाने लगी। कुछ खाना चाहोगी? उसके पीछे से मोहक आवाज आई, पर कैथरीन चुपचाप बैठी रही। पर वो शख्स जिद्दी था। कैथरीन के जवाब न देने पर भी उसने कहना जारी रखा, सुना है, इसी सड़क पर एक असली इंटरनेशनल बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। सारी सामग्री अलग अलग देशों से मंगाई जाती है और ऑनलाइन एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। कैथरीन ने बाहर की रंग बिरंगी रोशनी से सजी हलचल भरी सड़क को देखा। उसने चुपचाप दांत भींच लिए, यह आदमी वाकई लोगों को लुभाना जानता था। उसे भूख नहीं थी, पर उसकी बातों ने अचानक उसकी भूख जगा दी। वो अचानक पलटी और उस हैंडसम शख्स की आंखों में देखा, जिसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। तुम्हें कैसे पता कि ऑनलाइन एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है? उसने हल्की नाराजगी से पूछा। कैथरीन का सवाल सुनकर ब्रैंडन हैरानी की बात ये थी कि वो हमेशा की तरह नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये ट्रस्टन का है। ब्रैंडन ने कैथरीन को समझाया। इतना सुनते ही कैथरीन सब समझ गई। लैम्बर्ट्स को पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो अगर ट्रस्टन ने बारबेक्यू रेस्टोरेंट खोला है, तो वह जरूर उसके स्वाद को पूरा करेगा। इसका मतलब था कि यहाँ घटिया सामान इस्तेमाल नहीं होता, सब कुछ बढ़िया ही होगा। कैथरीन ने सोचा और अचानक उसका खाने का मन और बढ़ गया। जब मन बना ही लिया, तो उसने ठान लिया कि उसे इस इंटरनेशनल बारबेक्यू रेस्टोरेंट को जरूर आजमाना है। कैथरीन ने ड्राइवर सीट पर बैठे पैक्सटन को आदेश दिया, गाड़ी साइड में लगाओ। पैक्सटन ने आज्ञाकारी ढंग से उसका आदेश मानते हुए गाड़ी साइड में रोकी। आखिर उसके बॉस ने एक शब्द भी नहीं कहा था, इसका मतलब उसे मिस स्वॉन की बात सुननी चाहिए। गाड़ी रुकते ही कैथरीन ने सहज भाव से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई, बारबेक्यू की खुशबू का पीछा करते हुए। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, जिससे वह सिर्फ खुशबू के सहारे रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। दरवाजे पर पहुंचकर जब उसने लंबी लाइन देखी, तो कैथरीन की भौहें तन गईं। उसे खाना पसंद था, लेकिन लाइन में खड़ा होना बिल्कुल नहीं। अगर लाइन लगानी पड़े, तो वो खाना ही छोड़ देती। मुड़कर उसने देखा कि ब्रैंडन उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी हल्की सी तनी हुई भौं देखकर ब्रैंडन ने शांति से पूछा, क्या हुआ? कैथरीन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़र लंबी लाइन पर ही टिकी रही। अगले ही पल ब्रैंडन सब समझ गया। पीछे खड़े पैक्सटन तुरंत आगे बढ़कर ब्रैंडन के पास आ गए। कैथरीन अधीर होकर वहां से जाने ही वाली थी कि ब्रैंडन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। कैथरीन संभल भी नहीं पाई थी कि ब्रैंडन ने उसे ऊपर की ओर खींच लिया। वेट्रेस आगे आगे रास्ता दिखा रही थी, इसलिए उन्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा और सीधे दूसरे माले पर ले जाया गया। लाइन में खड़े कुछ लोगों ने ये देखकर आपत्ति जताई और वेट्रेस से बहस करने लगे, इन्हें लाइन में क्यों नहीं लगना पड़ा? हमें तो लगनी पड़ रही है। रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ 5 स्टार होटलों से लाया गया प्रोफेशनल था। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए और विनम्रता से जवाब दिया, सॉरी सर, ये हमारे टॉप वीआईपी ग्राहक हैं। इनके लिए दूसरा माला रिजर्व है, इसलिए इन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता।
ग्राहक नाराज होकर बोला, मतलब सब पैसे का खेल है। टॉप वीआईपी कैसे बनते हैं? मुझे भी बनना है। वेट्रेस अब भी शालीनता से बोली, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप रेस्टोरेंट के शेयर होल्डर बने, जिससे आप ऑटोमेटिक टॉप वीआईपी हो जाएंगे, या फिर सालाना 10 मिलियन खर्च करें, तब भी आपको टॉप वीआईपी अपग्रेड मिल जाएगा। आप कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे? कौन समझदार आदमी सिर्फ एक खाने के लिए शेयर होल्डर बनेगा या सालाना 10 मिलियन खर्च करेगा? ये तो मजाक था। वेट्रेस के जवाब से वह अहंकारी ग्राहक तुरंत चुप हो गया और पीछे खड़े बाकी लोग भी शांत हो गए, क्योंकि ये शर्तें आम लोगों के बस की बात नहीं थीं। पहली मंजिल की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग, दूसरी मंजिल का माहौल शांत और सुकून भरा था। यहाँ बारबेक्यू की मसालेदार खुशबू फैली थी, लेकिन जरा भी चिपचिपाहट नहीं थी। ये जगह ट्रस्टन ने खास अपने दोस्तों के लिए खोली थी, इसलिए यह अक्सर खाली रहती थी। आखिरकार उसने ये रेस्टोरेंट मज़े के लिए खोला था, पैसे कमाने के लिए नहीं। बैठने के बाद पैक्सटन ने मेन्यू ब्रैंडन को दिया और ब्रैंडन ने उसे कैथरीन के हाथों में थमा दिया। कैथरीन ने बिना हिचकिचाए मेन्यू से अपनी पसंद की चीज़ें झटपट ऑर्डर कर दीं। उसने मेन्यू वापस ब्रैंडन को दिया, जिसने कुछ और नहीं जोड़ा क्योंकि कैथरीन ने पहले ही कई चीज़ें ऑर्डर कर दी थीं। जहां लोग हल्के सॉस को पसंद करते थे, कैथरीन ने एक्स्ट्रा स्पाइसी चुना। उसे तीखे स्वाद बहुत पसंद थे। उसका मानना था कि बारबेक्यू ऐसा होना चाहिए कि पसीना छूट जाए। टेबल पर स्पाइसी सॉस के साथ बारबेक्यू देखकर पैक्सटन ने चुपचाप निगल लिया और उसे याद आया कि उसके बॉस तो वह ब्रैंडन को याद दिलाने ही वाला था कि ब्रैंडन की एक नज़र ने उसे चुप करा दिया। बारबेक्यू टेबल पर आ गया और उसकी मनमोहक खुशबू फैल गई। कैथरीन ने मांस, सब्जियां और सॉस अपनी प्लेट में डाल लिया। इंटरनेशनल बारबेक्यू की असली पहचान उसके सामान और सॉस की क्वालिटी होती है। यहाँ का खाना शानदार लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा रोनन ने कभी उसके लिए बनाया था। कुछ देर खाने के बाद कैथरीन ने नोटिस किया कि ब्रैंडन ने अभी तक कुछ नहीं खाया। ये देखकर वह हैरान रह गई। उसने ब्रैंडन की ओर देखा, जिसका चेहरा अब भी बिल्कुल भावहीन था। लेकिन इस बार उसने सामान्य से ज्यादा बोलना शुरू किया। तुम खा क्यों नहीं रहे? खा रहा हूँ, ब्रैंडन ने जवाब दिया और एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉस में डूबा मांस का टुकड़ा खा लिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कैथरीन ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा कि यह आदमी शायद मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में भी खाना खाए, तो उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे खाने की कोई समझ ही नहीं। कुछ देर बाद दूसरी मंजिल पर और लोग आने लगे। ट्रस्टन भी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में था। उसे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे बारबेक्यू बहुत पसंद था। इसलिए उसने शेफ रखकर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया था। वे सब अमीरजादे थे और उनमें से कुछ ने ब्रैंडन को देख लिया। कोने वाली टेबल पर नजर डालते हुए किसी ने ट्रस्टन के कंधे पर हाथ रखकर हैरानी से कहा, ट्रस्टन, क्या वो डंकन फैमिली के मिस्टर डंकन नहीं हैं? ट्रस्टन ने आंखें सिकोड़कर दोस्त की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मजाक मत करो, ये नामुमकिन है। ब्रैंडन बारबेक्यू खाता ही नहीं। बकवास बंद करो। लेकिन दूसरा दोस्त गंभीर चेहरे से बोला, ट्रस्टन, ये सच में मिस्टर डंकन ही हैं। ट्रस्टन ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अगर वो नहीं हुए तो लौटकर तुम्हें पीट दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह दंग रह गया। उसने आंखें मली और पाया कि वह शख्स वाकई ब्रैंडन ही था। और उसके साथ वाली टेबल पर पैक्सटन भी बैठा था, वही अपने गंभीर चेहरे के साथ। ये सच में ब्रैंडन था। यकीन करना मुश्किल था। ट्रस्टन तुरंत अपने दोस्तों को छोड़कर ब्रैंडन की ओर बढ़ा। ब्रैंडन अपनी ठंडी और अलग थलग रहने वाली शख्सियत के लिए मशहूर था। उसके पास पहुंचना आसान नहीं था। ट्रस्टन के दोस्त चाहते थे कि वह ब्रैंडन से दोस्ती करे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। उसे नाराज करना उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता। करीब जाकर ट्रस्टन ने देखा कि ब्रैंडन अकेला नहीं था, उसके सामने एक लड़की बैठी थी।
लड़की दूसरी ओर मुंह किए थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जिज्ञासा से भरे ट्रस्टन ने देखा कि ब्रैंडन शांति से स्पाइसी सॉस में डूबा मांस खा रहा था। अब वो खुद को रोक न सका और चौंककर बोला, ब्रैंडन, मुझे लगा था तुम तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आवाज सुनकर कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर देखा, जो अब भी शांति से खाना खा रहा था। उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। वह तीखा नहीं खा सकता, फिर भी यहाँ उसके साथ स्पाइसी बारबेक्यू खा रहा था। यह आदमी आखिर चाहता क्या है? ट्रस्टन का रेस्तरां में आना पहले ही ब्रैंडन का ध्यान खींच चुका था। कैथरीन को परेशान न करने के लिए उसने ट्रस्टन को पास आने दिया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना बेखबर निकलेगा। जैसे ही कैथरीन ने नज़र उठाई, ट्रस्टन को एहसास हुआ कि ब्रैंडन के सामने बैठी लड़की वही है। उसका चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा और वह बोला, हे कैथरीन, क्या संयोग है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मेरे रेस्तरां में देखूंगा। कैथरीन चुपचाप ठंडी सी मुद्रा में बैठी रही। उसने ट्रस्टन की तरफ देखा तक नहीं और आराम से अपना बारबेक्यू खाती रही। ट्रस्टन अमीर परिवार से होने के बावजूद घमंडी अमीर लड़कों जैसा बर्ताव नहीं करता था। कैथरीन ने उसे नज़रअंदाज भी किया, फिर भी वह परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसकी नज़र कैथरीन और ब्रैंडन के बीच घूमती रही। ओ, तुम्हारी टेबल तैयार है। शायद मैं यहीं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। जितने लोग उतना मज़ा। सही कह रहा हूं न? इतना कहकर ट्रस्टन तुरंत बैठ गया, नए बर्तन उठा लिए और बिना झिझके मेज पर रखा खाना खाने लगा। जहां तक उसके दोस्तों की बात थी, वह उन्हें पहले ही भूल चुका था। उसके लिए इस समय इससे बेहतर आनंद कोई नहीं था, लेकिन ट्रस्टन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कैथरीन को खाते समय किसी का घूरना पसंद नहीं था, खासकर जब ब्रैंडन उसके सामने बैठा हो, और उस पर ट्रस्टन का बिना पूछे टेबल पर आ बैठना उसे और खल गया। कैथरीन की नज़र बदलते ही ब्रैंडन ने कांटा नीचे रखा और ट्रस्टन की ओर देखा। लेकिन ट्रस्टन कैथरीन और ब्रैंडन के बीच के रिश्ते को समझने में इतना खोया था कि ब्रैंडन के तेवर बदलने पर ध्यान ही नहीं दिया। ब्रैंडन ने ट्रस्टन की नासमझी पहचानते हुए पैक्सटन की ओर देखा, जो उसके बगल में बैठा था। पैक्सटन तुरंत अपने बॉस की नज़र समझ गया। अगले ही पल उसने आकर ट्रस्टन को जबरदस्ती खींच लिया। ट्रस्टन संभल भी नहीं पाया और वह ब्रैंडन की टेबल से दूर घसीटा जा चुका था। पैक्सटन उस पर लगातार नज़र रखता रहा ताकि उसे दोबारा लौटने का मौका न मिले। ट्रस्टन ने झुंझलाकर पांव पटके, लेकिन पैक्सटन से भिड़ नहीं सका। आखिरकार गुस्सा पीकर उसे हार माननी पड़ी। कुछ देर बाद ट्रस्टन मुस्कुराते हुए पैक्सटन के पास आया और भौं उठाकर बोला, पैक्सटन, तुम्हारे बॉस को सच में उस लड़की में दिलचस्पी है। दोनों के बीच कुछ चल रहा है न? पैक्सटन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा रहा, उसने ट्रस्टन की ओर देखा तक नहीं। पैक्सटन से कुछ न पा सकने पर ट्रस्टन को हार माननी पड़ी। उधर कैथरीन और ब्रैंडन अब भी साथ बैठे थे। कैथरीन आराम से अपना बारबेक्यू खा रही थी, जबकि ब्रैंडन बीच बीच में मांस और सब्जियां खा रहा था। वह बहुत नहीं खाता, लेकिन लगातार खाकर उसका साथ निभाता रहा। कैथरीन को हॉट सॉस पसंद थी, जितना तीखा उतना अच्छा। उसका ऑर्डर आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा था, खासकर ब्रैंडन जैसे शख्स के लिए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह तीखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ट्रस्टन की बात सुनने के बाद कैथरीन ने जानबूझकर ब्रैंडन को देखा। उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने ब्रैंडन को आराम से हॉट सॉस से लिपटा खाना खाते देखा, ना कोई शिकन, ना कोई तकलीफ। ये वाकई काबिले तारीफ था। कुछ देर बाद कैथरीन लगभग भर गई और उसने कांटा नीचे रख दिया। ब्रैंडन ने देखा और शांत स्वर में पूछा, भर गई? उसने सिर हिलाया और उठ गई। सिर हिलाकर जवाब देना कैथरीन के लिए सम्मान जताने की हद थी, वरना तो वह दूसरों की परवाह ही नहीं करती थी और रोनन वगैरह के साथ भी खाकर सीधे चली जाती थी। कैथरीन को उठते देख ब्रैंडन भी खड़ा हुआ और बिना उसकी बगावती आदत से परेशान हुए बाहर निकल गया। कार में बैठते ही कैथरीन फिर खिड़की से टिककर बैठ गई,
लेकिन अब खाने से पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थी। कुछ देर बाद ब्रैंडन ने पूछा, सुना है तुमने कॉबिन से 3 महीने का समझौता किया है। कैथरीन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। उसका रवैया अब भी ठंडा था, लेकिन ब्रैंडन को परवाह नहीं थी। स्वॉन कॉर्पोरेशन का शेयर दाम थोड़े समय में बढ़ाना मुमकिन है। सही हालात बने तो शेयर ऊपर जाएगा। कैथरीन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी और उसके हर हावभाव को गौर से देख रही थी। ब्रैंडन ने बात पूरी की और दराज से एक फाइल निकालकर कैथरीन को दी। ये तुम्हारे काम आ सकती है। कैथरीन ने फाइल ली और खोली। यह एक मर्जर कॉन्ट्रैक्ट था। वह ध्यान से पढ़ने लगी, भले ही उसे प्रोजेक्ट पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसे यकीन था कि डंकन कॉर्पोरेशन के पूंजी से स्वॉन कॉर्पोरेशन को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर उत्सुक नजरों से देखा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ब्रैंडन की गहरी काली आंखें कैथरीन से टकराईं, जिनमें तेज चमक और हल्की मुस्कान झलक रही थी, जिससे उसके इरादे समझना मुश्किल था। उसने कोई शर्त नहीं रखी, न कुछ मांगा, न ही कोई दिखावा किया। कैथरीन की अकड़ और लापरवाही को देखते हुए ब्रैंडन की पतली मुस्कान में हल्की सी दिलचस्पी झलक उठी। क्या तुम्हें नहीं लगता असंभव को संभव बनाना ज्यादा मजेदार होता है? ऐसी बातें सिर्फ ब्रैंडन ही कर सकता था, अरबों खर्च कर केवल इसलिए क्योंकि उसे मजा आता था। कैथरीन ने तुरंत मना नहीं किया। आखिर उसे आए हुए सौदे को ठुकराने की क्या जरूरत थी? स्वॉन कॉर्पोरेशन के शेयर बढ़ाना उसके लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। जब कोई खुद से हाथ बढ़ा रहा है, तो मना क्यों किया जाए? कैथरीन ने ठंडी नजर डालकर लापरवाही से कहा, सोचूंगी। तभी कार स्वॉन्स के घर के सामने रुक गई। कैथरीन ने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे उतर गई। थैंक्स, उसने ठंडी आवाज में कहा। ब्रैंडन कार में बैठा उसे आत्मविश्वास से जाते हुए देखता रहा और हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप हंसा। ड्राइवर सीट पर बैठे पैक्सटन को लगा कि उसने अपनी जिंदगी में कैथरीन जैसी कोई लड़की नहीं देखी। वह जानता था कि उसके बॉस ने कैथरीन को जो प्रोजेक्ट ऑफर किया है, वह डंकन कॉर्पोरेशन के लिए बेहद अहम था। लेकिन अब उसके बॉस ने ये सुनहरा मौका कैथरीन को सौंप दिया था और वह मानो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। पैक्सटन सोच में पड़ गया कि क्या कैथरीन सच में इस ऑफर की अहमियत नहीं समझती, या फिर बस हद से ज्यादा घमंडी है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर सम्मान से पूछा, मिस्टर डंकन, अब हमें आपके घर लौटना है। ब्रैंडन का चेहरा शांत रहा, उसके पतले होंठ हल्के से उठे और उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। पैक्सटन दंग रह गया, क्योंकि अब वही हुआ जिसकी उसे आशंका थी। उसका बॉस असाधारण सहनशक्ति वाला था, लेकिन अब जाकर उसने बोलना चुना। बिना देर किए पैक्सटन ने पूरी स्पीड से कार आगे बढ़ा दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ कैथरीन को अंदाजा भी नहीं था कि घर पर उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। स्वॉन्स के घर पहुंचकर उसने देखा कि अभी भी कई लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। सिर्फ कॉबिन वहां नहीं था। जैसे ही कैथरीन अंदर आई, रेचल ने गुस्से से भरी नजर उस पर डाली। उसका चेहरा बेहद सख्त था। कैथरीन ने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह वहां हो ही न और सीधी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसका ये रवैया रेचल को पूरी तरह भड़का गया। वह अचानक खड़ी हुई और कैथरीन की पीठ पर घूरती हुई बोली, अभी यहीं रुक जाओ। रेचल के गुस्से की तीव्रता महसूस करते ही कैथरीन रुक गई और उसकी ओर मुड़ी। रेचल के रूखे व्यवहार के बावजूद कैथरीन का चेहरा बेपरवाह और ठंडा रहा, जैसे उस पर कोई असर ही न हुआ हो। उसने ठंडी निगाहों से रेचल को देखा, मानो खामोशी में उसके इरादों पर सवाल उठा रही हो। रेचल की नज़र में कैथरीन एक घमंडी लड़की थी, जो खुद को बहुत बड़ा समझती थी। उसका यह विश्वास और गहरा हो गया कि कैथरीन सिर्फ मुसीबतें पैदा कर सकती है, और यही सोचकर उसका गुस्सा इतना भड़क गया कि वह खुद को काबू में नहीं रख सकी। वह पागलों की तरह कैथरीन पर चिल्लाए, तुम खुद को समझती क्या हो, कैथरीन स्वॉन? सुन लो, बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार सुधार लो। तुम में बिल्कुल तहजीब नहीं है।
स्कूल के बाद कहाँ चली गई थी तुम? क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हें पता भी है अभी कितना वक्त हो चुका है। तुम तो बिल्कुल जंगली हो। रेचल को इस तरह कैथरीन पर चिल्लाते देख लियाना और जोनाथन अपनी खुशी छिपा नहीं सके। उनके चेहरों पर चमकती मुस्कान साफ दिखा रही थी कि वे कैथरीन से कितने नाखुश हैं। खासतौर पर लियाना, जो स्कूल में कैथरीन के सामने दब गई थी, उसके लिए अब नफरत से भर चुकी थी। उसका तो मन करता था कि कैथरीन को खूब अपमानित करके घर से निकाल दे। ऑड्री ने चिंता भरी निगाहों से कैथरीन की ओर देखा, उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन वह जानती थी कि रेचल का गुस्सा और बढ़ जाएगा। कॉबन की गैरमौजूदगी में अगर वह बीच बचाव करती, तो न कैथरीन बच पाती, न वह खुद रेचल की सजा से बचती। इसलिए ऑड्री चुप रही। कैथरीन की खामोशी देख रेचल का गुस्सा और भड़क गया। उसने फिर से ऊंची आवाज में चीख कर कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुनाई नहीं दे रहा? कैथरीन ने सिर उठाया और ठंडी नजरों से रेचल को देखा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। उसके जवाब ने पल भर में ही रेचल का चेहरा बदल दिया। मैं पैदल घर आई हूँ। रेचल दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि कैथरीन ने तो काफी तेज चलकर स्कूल से स्वॉन्स के घर तक का सफर पूरा किया होगा। कैथरीन ने सहज ही लियाना की तरफ देखा और उसकी आंखों में अपराधबोध पकड़ लिया। सब कुछ साफ हो गया। असल में लियाना ने ही रेचल को बताया था कि कैथरीन अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटी। रेचल ने समझा कि वह सड़कों पर यूं ही घूम रही थी और स्वॉन्स की बदनामी कर रही थी। इसी गुस्से में उसने तय किया कि कॉबन की गैरमौजूदगी में कैथरीन को सबक सिखाना है। पर उसने नहीं सोचा था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। कैथरीन लियाना को अच्छी तरह समझती थी, और एक माँ होने के नाते रेचल भी जानती थी कि उसकी बेटी ने क्या किया। दरअसल लियाना ने जानबूझकर उस ड्राइवर को हटा दिया था जो कैथरीन को घर छोड़ने वाला था। सच केवल ऑड्री को पता था, और कैथरीन को यकीन था कि उसकी बहन उसे धोखा नहीं देगी। उसी पल ऑड्री ने कैथरीन की ओर अंगूठा दिखाया, उसकी चतुराई की तारीफ करते हुए। ऑड्री के हिसाब से कैथरीन ने बड़ी समझदारी से अपना देर से आने का कारण बता दिया और साथ ही लियाना की करतूत भी उजागर कर दी। एक तीर से दो निशाने। लेकिन ऑड्री ने रेचल की कैथरीन से नफरत को कम आंका। लियाना की गलती जानने के बावजूद रेचल ने अपनी बेटी को दोषी नहीं ठहराया। उसने फिर कैथरीन को ही डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा था, अपना व्यवहार सुधारो। अगली बार तेज चलकर घर जल्दी पहुंचो। ये सुनकर लियाना के चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि उसकी माँ कभी भी उसकी खातिर कैथरीन को कुछ नहीं कहेंगी। आखिर रेचल की नज़र में कैथरीन तो घर के नौकरों से भी कम दर्जे की थी। अगर उसके दादाजी का अंतिम फैसला न होता, तो शायद स्वॉन्स उसे सहन भी न करते। लियाना नहीं चाहती थी कि रेचल कैथरीन को डांटना बंद करे, इसलिए उसने आग में घी डालते हुए स्कूल में कैथरीन की शर्त का जिक्र कर दिया। मॉम, मुझे लगता है कैथरीन की शर्त बहुत बेवकूफ़ी भरी है। अगर वह परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाई, तो लोग हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? कैथरीन ने लियाना को देखा और उसकी घमंडी शक्ल देखकर मन ही मन उसे नीचा समझा। उसे हैरानी नहीं थी कि उसके दादाजी ने स्वॉन्स की संपत्ति इन्हें क्यों नहीं सौंपी थी। ऐसे दिमागहीन और चालाक वारिसों से अच्छा था कि वह सब कुछ दान कर देते। रेचल का दबा हुआ गुस्सा लियाना की बात सुनकर फिर भड़क उठा। उसे यकीन था कि कैथरीन कुछ कर ही नहीं सकती। वो लड़की जिसने गांव में कभी ठीक से स्कूल भी नहीं पढ़ा और बदतमीजी के कारण प्राइमरी स्कूल से निकाल दी गई थी, वो क्या टॉपर बनेगी? ये तो नामुमकिन था। फिर भी कैथरीन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अब रेचल का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसकी आंखों में कैथरीन को तबाह करने की जलती हुई चाहत दिख रही थी। तुमने स्वॉन्स की नाक कटा दी है कैथरीन। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। कल अपने टीचर से माफ़ी मांग लेना और मामला शांत करने की कोशिश करना, वरना मैं तुम्हें ऐसा पछतावा दिलाऊंगी कि तुम घर लौटने का नाम भी नहीं लोगी। कैथरीन ने सीधी नज़रें रेचल पर टिकाईं। क्या उसने सचमुच कहा था कि वह उसे पछताएगी?
कितना बड़ा दावा। कैथरीन समझ नहीं पा रही थी कि रेचल को ये हक किसने दिया। रेचल की तड़प और गुस्से से भरी हरकतों के विपरीत कैथरीन पूरी तरह शांत थी। यही देख ऑड्री और चिंतित हो गई। आखिरकार कैथरीन बोली और उसके शब्दों ने रेचल का गला गुस्से से जकड़ दिया। मुझे इंतजार रहेगा कि आप मुझे घर आने का पछतावा कैसे दिलाती हैं। ये कहकर कैथरीन बिना पीछे देखे चली गई। ऑड्री ने ये सुना और दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई रेचल को इतनी आसानी से बेकाबू कर सकता है। रेचल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, वह बेकाबू होने वाली थी। ये देखकर ऑड्री तुरंत लिविंग रूम से निकल गई ताकि मुसीबत से बच सके। कैथरीन जैसे ही अपने कमरे में लौटी, उसकी जेब में रखा फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और देखा रोनन का कॉल था। वैसे भी कुछ ही लोग उसका नंबर जानते थे। उसने कॉल रिसीव किया और रोनन की उत्साहित आवाज़ सुनाई दी। बॉस। कैथरीन ने तुरंत उसकी बात बीच में ही काट दी। बस करो। उसके ये दो शब्द रोनन पर बर्फ की तरह गिरे और वह तुरंत चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और गंभीरता से रिपोर्ट करने लगा। बॉस, जिस प्रोजेक्ट की आपने जांच करवाई थी, उसमें मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं दिखी। मेरी राय में यह एक सुरक्षित और फायदेमंद सौदा है। क्या हमें डंकन कॉर्पोरेशन से इसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? हालांकि उनसे टकराना मुश्किल होगा, लेकिन आपके रहते कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रोनन कैथरीन के प्रति अपनी प्रशंसा जताता रहा। उसकी नज़र में कैथरीन एक वंडर वुमन जैसी थी, जो कुछ भी कर सकती थी। असल में, जब कैथरीन को वह दस्तावेज मिला था, उसने रोनन को सिर्फ ये पता लगाने को कहा था कि कहीं ब्रैंडन के पीछे कोई और मकसद तो नहीं। आखिरकार ब्रैंडन हैकर अलायंस के बारे में जानकारी ले रहा था और कैथरीन पर शक करने लगा था। जरूरत नहीं। कैथरीन ने शांत स्वर में रोनन का सुझाव ठुकरा दिया। डंकन कॉर्पोरेशन ने हमें तोहफा दिया है। हमें उनसे छीनने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे दस्तावेज भेज दो। ये कहकर कैथरीन ने फ़ोन काट दिया। उसे पता था कि अगर वह सुनती रही तो रोनन बोलना बंद नहीं करेगा। कॉल खत्म होने के थोड़ी देर बाद कैथरीन को रोनन के भेजे दस्तावेज मिले, जिनमें एक तस्वीर भी शामिल थी। तस्वीर में एक आकर्षक आदमी की पीठ दिख रही थी, जो अस्पताल के बाहर खड़ा था। कैथरीन ने तुरंत पहचान लिया, वह ब्रैंडन था। उसने तस्वीर को कुछ देर देखा और उसके नाजुक चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने व्यंग्य से फुसफुसाया, बिच। अगले दिन कैथरीन उठते ही स्कूल नहीं गई। उसने स्कूल से छुट्टी ली और अपने वकील लियोनेल बोल्टन के साथ स्वान कॉर्पोरेशन के ऑफिस बिल्डिंग पहुंची। कासिया के शीर्ष स्तर के अभिजात परिवारों में गिनी जाने वाली इस फैमिली के ऑफिस की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से बेहद कड़ी थी। नीचे दो लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जिनकी पैनी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। उनके सख्त चेहरे और अनुशासित, मजबूत शरीर इतने डरावने थे कि सबसे कमजोर इंसान भी घबरा जाता। तभी एक काली मर्सिडीज आकर मेन गेट पर रुकी। सबसे पहले कैथरीन उतरी और आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। उसकी निगाहें सीधी थीं और ठंडी, घमंडी शक्ल उसकी शाही पहचान दिखा रही थी। वह निश्चिंत कदमों से बिल्डिंग की ओर बढ़ी। उसके रुतबे को देखते ही दोनों गार्ड अनायास झुककर उसे सलाम करने लगे, मानो समझ गए हों कि यह इज्जत करने लायक शख्सियत है। पर जैसे ही कैथरीन और लियोनेल गेट के अंदर दाखिल हुए, गार्ड्स को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दबाजी में आवाज लगाई, मिस एक्सक्यूज अस। कैथरीन ने पलटकर नहीं देखा। उसकी मौजूदगी ही गार्ड्स को बेचैन कर रही थी। वे लगभग दौड़ने ही वाले थे कि लियोनेल ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और कहा, चिंता मत करो, ये मिस स्वॉन हैं। स्वॉन कॉर्पोरेशन के चीफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से लियोनेल को गार्ड्स पहचानते थे। वे उसकी पहचान से परिचित थे, इसलिए रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं हुई। लियोनेल के साथ कैथरीन आसानी से टॉप फ्लोर पहुंची और सीधे उस मीटिंग रूम में दाखिल हो गई जहां बोर्ड मीटिंग चल रही थी। जैसे ही कॉबिन ने कैथरीन को देखा, उसका चेहरा फीका पड़ गया। भौहें तनी हुई और ठंडी नजरों से वह नापसंदगी से कैथरीन की ओर घूरने लगा।
What are you doing here? ये तुम्हारी जगह नहीं है। स्कूल वापस जाओ और पढ़ाई करो। ये बकवास है। मीटिंग रूम में बैठे सब लोग कैथरीन पर ध्यान केंद्रित करने लगे। इस सुंदर और आत्मविश्वासी लड़की को देखकर वे कॉबन से उसके रिश्ते के बारे में सोचने लगे। कुछ प्रभावशाली शेयरहोल्डर्स जिन्होंने उसे अंतिम संस्कार में देखा था, जानते थे कि वही गांव से लौटकर आए असली वारिस है। वे तमाशे के लिए तैयार हो गए। कैथरीन ने कॉबन की डांट को नज़रअंदाज किया और लियोनेल की ओर देखा। लियोनेल ने उसकी ओर सिर हिलाया और दस्तावेज कॉबन के सामने रखते हुए बोला, मिस्टर स्वॉन, यह आपके पिता का नियुक्ति पत्र है। इसमें साफ लिखा है कि आपकी दूसरी बेटी मिस कैथरीन स्वॉन को चेयरपर्सन की कुर्सी विरासत में मिलेगी। कृपया देख लें। अब तक स्वॉन कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर रहे कॉबन को ये सुनकर चेहरा सख्त हो गया। उसने लियोनेल को चाकू जैसी नज़रों से घूरते हुए कहा, What do you mean by that? उसकी ठंडी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। लियोनेल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर स्वॉन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह आपके पिता की आखिरी इच्छा थी। मैंने कैथरीन को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि वो सबको जान सके और आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो सके। हाँ, कॉबन ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, दोस्तों देखो जरा, ये लड़की मेरी दूसरी बेटी है और अब कंपनी की चेयरपर्सन बनने वाली है। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें याद है कंपनी शुरू करते समय हमारे क्या अधिकार थे? उसे पूरा यकीन था कि 2/3 से ज्यादा शेयरहोल्डर्स इसके खिलाफ वोट करेंगे और कैथरीन कुर्सी हासिल नहीं कर पाएगी। शेयरहोल्डर्स ने भी कॉबन से सहमति जताई। इतनी कम उम्र की लड़की को लीडर मानना उन्हें मजाक लग रहा था। लियोनेल ने कैथरीन की ओर देखा और सिर हिलाकर भरोसा दिलाया कि यह सब वैध है। अब बाकी उस पर निर्भर था। सबने उसे नकार दिया, लेकिन कैथरीन बेहद शांत भाव से कुर्सी पर बैठ गई। कितनी मासूम है, इसे कुछ नहीं आता, लोग मन ही मन हंसे। पर कैथरीन ने चारों ओर नजर डाली और होठों पर हल्की मुस्कान लाई। उसकी गंभीर और संयमित शक्ल से एक असाधारण आभा झलक रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, जेंटलमैन, स्वॉन कॉर्पोरेशन में निवेश करने का आपका मकसद क्या है? कंपनी की तरक्की और आपके मुनाफे, है ना? तो अगर मैं आपको फायदा पहुंचा सकती हूं और कंपनी को मजबूत बना सकती हूं, तो मैं चेयरपर्सन क्यों नहीं बन सकती? उसके जवाब पर कमरे में हंसी गूंज उठी। एक शेयरहोल्डर ने उपहास से कहा, बातें तो बड़ी करती हो, लेकिन करोगी क्या? सुना है तुम हाल ही में गांव से लौटी हो और तुम्हारी पढ़ाई भी बस प्राइमरी लेवल तक ही है। सनसियर हाई स्कूल में भी शायद इसलिए एडमिशन मिला क्योंकि तुम्हारे पिता ने लाइब्रेरी दान की थी। सही कहा न? वह दूसरों की ओर देखकर हंसा। सोचो जरा, क्या ये लड़की हमें मुनाफा दिला सकती है? स्वॉन कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ा सकती है? यह मजाक है न? हा हा। कमरा ठहाकों से गूंज उठा। कॉबन भी चौड़ी मुस्कान लिए हंस रहा था। सिर्फ लियोनेल का चेहरा गंभीर था। उसे चिंता इस बात की थी कि सब लोग इस लड़की को कम आंक रहे हैं। वे नहीं जानते थे कि अपनी कम उम्र के बावजूद कैथरीन एक बिजनेस टाइकून थी। कासिया के टॉप टाइकून उसके इशारे पर चलते थे। उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस एक शब्द कहने भर से इन सब की कंपनियां ढह सकती थीं। वह चुपचाप खड़ा रहा, मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि ये लोग सही फैसला लें, वरना स्वॉन कॉर्पोरेशन डूबेगी तो उसका भी नुकसान होगा। इन नासमझ बूढ़ों की मूर्खता उसे भीतर तक खा रही थी।